वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी बीईओ की डिवाइस क्लास और डिवाइस क्लास में आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिवाइस सीरीज में वो है पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिटी में आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियाँ और संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो यार तो आज ही जुड़ जाओ। अगर आप बीईओ में पक्का सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज ही इसको फॉलो कर लो। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि बीईओ के लिए शुरू हो चुके हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे पेड ग्रुप के माध्यम से कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं विद स्टडी मटेरियल। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहले हम देखेंगे संविधान के कुल भाग कितने हैं। तो देखो भारतीय संविधान में टोटल जो है 22 भाग हैं। तो उन 22 भागों की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसको। देखो यहाँ पे भाग 1, इसमें जो है अनुच्छेद भी शामिल होंगे। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद है 1 से लेकर 4। भाग 2 में मिलेगी आपको सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में। मौलिक अधिकार खूब पेपर में पूछता है, कई बार आ चुके हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। भाग 4 में आपको मिलेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और इनके आर्टिकल हैं 36 से लेकर 51। भाग 4A में आपको मिलता है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A में मिलेगा, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। भाग 5 में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए भाग 5 में पहले आपको मिलेगी संघ यूनियन के बारे में, संघ सरकार की जानकारी मिलेगी, अनुच्छेद 52 से लेकर 151। इसके अलावा इसी में आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलेगी, कार्यपालिका मिलेगी 52 से लेकर 78 तक। फिर आपको संसद मिल जाएगी 79 to 122 तक। इसके अलावा इसी में आपको क्या मिलेगा? इसी में आपको मिलेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में, बेसिकली इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर संघ की न्यायपालिका भी इसी में मिलेगी आपको 124 से 147 में। इसके अलावा CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी भाग 5 में ही मिलेगा, अनुच्छेद 148 से 151 तक, ठीक है। तो भाग 5 काफ़ी बड़ा है। फिर आता है भाग 6। भाग 6 में आपको मिलेंगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। फिर साधारण चीज़ें राज्य की मिलेंगी 152 में। राज्य की कार्यपालिका यानी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ये मिलेगी आपको 153 से 167 तक। राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये भी भाग 6 में मिलेगा, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक ये मिलेगा आपको। फिर आपको मिलेंगी राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, जैसे सेंट्रल में अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 में, वैसे 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो ये भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाग 6 में ही आपको राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट है, उनका भी मेंशन मिलेगा 214 से 232 में। इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वो भी भाग 6 में मिलेंगे, अनुच्छेद 233 से 237 तक। ये आपको पेपर में मिलेंगे सवाल, ठीक है। या तो सीधे सीधे भाग पूछ लेगा, और भाग नहीं भी पूछेगा तो ये पूछ लेगा बताइए उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो भैया कायदे से, अगर बीईओ में एक सीट पक्की करना चाहते हो तो अभी से। इसीलिए मैंने पर्याप्त समय लेते हुए आपको बीईओ की सीरीज अभी से चला दी है, ताकि आप ये ना सोचें कि हमारे पास समय नहीं है। भाग 7 में क्या है? देखिए भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड का जिसको निरसित कर दिया गया है, यानी भाग 7 अब भारतीय संविधान में नहीं है, रिपील्ड हो गया, ये हटा दिया गया यहाँ से। भाग 8 में क्या मिलेगा? भाग 8 में मिलेगा संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो यूनियन, जो हमारे यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके बारे में, आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 9 भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको बिल्कुल आप रट्टा मान लो। भाग 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायतों से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद भी इसके जरूरी हैं 243 से 243 ओ तक, ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है अड़ा को अंग्रेजी में हम अगर ले जाएंगे तो बन जाएगा ओ तक, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर आएगा नगर पालिकाएँ नगर पालिकाएँ आपको मिलेंगी 9A में, ठीक है। ये आपको मिलेगा 243। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूंगा तो ऐसे होगा 243 से लेके 243 ZG तक, 243 ZG नगर पालिकाएँ 243 से 243 ZG तक मिलेंगी, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएंगी साथियों? हाँ,
उसके बाद आ जाएंगी भाग 9 खा में, 9 बी में बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 बी सहकारी समितियाँ, ये आएंगी 243 जेड जी तक तो हो गया था, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, तो जेड एस से लेकर के 243 जेड टी तक याद रखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पेपर में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। 9 बी आगे आ जाइए, ठीक है। फिर आएगा भाग 10, चलिए भाग 10 देखते हैं। भाग 10 में आपको मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र यानी SC ST जो एरियाज़ हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, आर्टिकल 244 से 244A तक। भाग 11 में आपको मिलेगा संघ तथा राज्यों के बीच संबंध, ठीक, किस तरीके का संबंध होगा, आर्टिकल मिलेंगे 245 से 263 तक। इसी में भाग 11 में ही आपको मिलेंगे विधायी संबंध, क्योंकि राज्यों और केंद्रों के बीच जब संबंध हैं तो संबंध दो तरीके के होंगे, विधायी संबंध होंगे, कानूनी संबंध, और जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो संबंध हैं वो मिलेंगे। तो विधायी संबंध मिलेंगे 245 से 255, और जो प्रशासनिक संबंध हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिलेशन है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, वो मिलेंगे 256 से 263 के बीच में। आगे आ जाइए, आगे है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये आपको मिलेंगे 264 से 300A में। 300A में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा संपत्ति का अधिकार, है ना, तो पहले संपत्ति का जो अधिकार था ये मूल अधिकार था, है ना, और आर्टिकल 31 में आता था। बाद में सरकार ने क्या किया, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और किस में शामिल कर दिया, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, और वो कानूनी अधिकार इसी 300A में ही शामिल है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 12 के 300A में आज के समय में शामिल है। इसी में भाग 12 में वित्त आपको देखने को मिलेगा 264 से 291। अब पैसे की बात है तो अब पैसा जो है हो सकता है कभी आपको लोन भी लेना पड़े, तो इसी में लोन लेने की भी जानकारी है 292 से 293। और आप लोन लोगे, रुपए पैसे का लेन देन करोगे तो कुछ बाध्यताएं, कुछ अधिकार और वाद जो हैं, जो वाद विवाद हैं वो भी होंगे, उनकी जानकारी दी गई है भाग 3 में 294 से 300 में, ठीक है। हाँ, इसी में देखिए संपत्ति का अधिकार है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वही यही तो है। फिर है भाग 13। भाग 13 में मिलेगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में आपको मिलेगा संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, किस तरीके की सेवाएं होती हैं, तो थोड़ा सा चलिए आपको बता देता हूँ। सेवाएं बेसिकली 3 तरीके की होती हैं। पहली होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी होती हैं सेंट्रल सर्विसेज, और दूसरी होती हैं स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे IAS है, IPS है, ये क्या होती हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, यानी ये जो सर्विसेज हैं ये होती तो केंद्र की हैं, बट ये लोग IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, यहाँ पर जो IFS है मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये होते तो केंद्र के अधिकारी हैं बट काम करते हैं राज्यों के अधीन, ठीक है, और राज्य ही इनको मैनेज करता है, इनका ट्रांसफ़र जो है या कई मामलों में इनको सस्पेंड करने का अधिकार भी मुख्यमंत्री के पास होता है। तो ये होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, होती केंद्र की हैं बट काम करती हैं राज्यों में। दूसरी होती हैं सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज कौन सी होती हैं, वो सर्विसेज होती हैं जो पूरी तरीके से केंद्र की होती हैं, इनका राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे बैंक है, रेलवे है, ये सब सेंट्रल की हैं। फिर आती हैं स्टेट की। स्टेट में जैसे हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं PCS की, तो PCS हो गया, SDM बनते हैं, एक होता है PPS, है ना, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज से DSP बनते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब आप सेवाएं दोगे तो उनकी जानकारी दी गई है 308 से 314 में, और सेवाएं इन लोगों को भर्ती कराने के लिए क्या चाहिए, लोक सेवा आयोग चाहिए, तो वो दिया है 315 से 323 में। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के लोक सेवा के बारे में जानकारी दी गई है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 14A, इसमें क्या मिलेगा, अधिकरण मिलेगा 323A से 323B तक। भाग 15 में आपको मिलेगा निर्वाचन 324 से 329 तक, याद रखना। भाग 16 में मिलेगा कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342A तक। भाग 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, राजभाषा, कई बार पूछा जा चुका है। राजभाषा भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 17 में है। 343 से 351B तक आपको ये मिलेगा। राजभाषा में ही संघ की भाषा दी गई है 343 से 344, और फिर जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी भी जानकारी दी गई है 345 से 347। इसी में दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, याद रखना 348, 349 और अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है।
इसी में हमें इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा आर्टिकल नंबर 18 जो कि है आपात उपबंध। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविज़न। तो हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की इमरजेंसी है, 352, 356, 360। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी इसे हम कहते हैं। 356 को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल और 360 को कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। ये तीनों के तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। देखो ये लिखा है 352 से 360, ठीक है। फिर है प्रकीर्ण मिसलेनियस 19 भाग नंबर 19 में 361 से 367। भाग 20 में आपको देखने को मिलता है संविधान का संशोधन। संविधान कोई संशोधन किस तरीके से होगा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। ये आपको किस में मिलेगी, ये मिलेगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। फिर आगे देखेंगे भाग नंबर 21 जो कि है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। 369 से 392 के बीच आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है भाग 22 लास्ट जो है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में। तो ये हो गए भारतीय संविधान के 22 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे 12 अनुसूचियां और उनसे संबंधित विषय और अनुच्छेद। अनुसूचियां भी इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में अनुसूचियों से सवाल अक्सर करके आता है। आप अगर पीसीएस देने जा रहे हो या बीओ देने जा रहे हो तो वहाँ पर मिलान करने के लिए आएगा। एक तरफ लिख देगा अनुसूची का नाम और दूसरी तरफ लिखेगा विषय और कहेगा मिलाओ इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखो जरा पहला फर्स्ट शेड्यूल देखिए, पहले अनुसूची। पहली अनुसूची में आपको क्या मिलेगा, पहली अनुसूची में आपको मिलेगा साथियों राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघराज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। बेसिकली राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में जानकारी दी गई है अनुसूची 1 में। और आर्टिकल आप इसमें देखोगे तो मिलेंगे आपको 1 से लेके 4, ठीक है। फिर आती है दूसरी अनुसूची। ये क्या है, दूसरी अनुसूची में आपको क्या मिलेंगे, देखिए भत्ते, विशेषाधिकार, इनसे संबंधित प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, बेसिकली उपराष्ट्रपति हो गया, और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन और भत्ते, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी अनुसूची नंबर 2 में। इनसे कौन कौन से आर्टिकल जुड़े हुए हैं तो ये आप देख लो, सारे के सारे ये आर्टिकल इनसे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है अनुसूची नंबर 3। ये क्या है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए, यानी राष्ट्रपति शपथ लेगा वो उसका मॉडल क्या होगा, ठीक है। कौन कौन से लोगों की शपथ इसमें दी गई है देख लो, है ना। पहला है संघ के मंत्री, यानी जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो संघ के मंत्री क्या शपथ लेंगे, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी यानी सांसद जो है क्या शपथ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको दिखे, ठीक है, महालेखा परीक्षक, ठीक। राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज, ये लोग क्या शपथ लेंगे इसकी जानकारी दी गई है तीसरी अनुसूची में। आगे देखो, आगे है चौथी अनुसूची। इसमें क्या मिलेगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य के पास, किस केंद्र शासित प्रदेश के पास राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये हमें बताता है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या मिलेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण, यानी SC ST एरियाज के बारे में जानकारी मिलती है 5th शेड्यूल से। आगे है छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक है। उपबंध जो है, जो नियम है वो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है छठी अनुसूची से। आगे बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची। इसमें किया गया है शक्तियों का बंटवारा। पहले है संघ सूची। संघ सूची बेसिकली क्या है, संघ सूची में साथियों वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें टोटल 98 सब्जेक्ट हैं अभी, ठीक है।
और संघ सूची में कौन से विषय आते हैं? संघ सूची में विषय आते हैं रेल हो गया, रक्षा हो गया, बैंक हो गया, डाक खाना हो गया, ठीक है, या अंतरिक्ष हो गया। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, और इन पर कानून भी कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। फिर आती है राज्य सूची। राज्य सूची क्या है भैया? राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है। आज के समय में राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं? आज के समय में राज्य सूची में टोटल 59 विषय हैं। ध्यान रखना, आज की बात कर रहा हूँ मैं। केंद्र सूची में कितने हैं? 98, राज्य सूची में 59। और राज्य सूची के विषयों पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य कानून बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो स्वास्थ्य है, ठीक है, इसके अलावा पुलिस है, ये सब किसके अधीन आता है? ये सब आता है राज्य सूची के अंतर्गत। फिर आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना लेते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो समवर्ती का मतलब है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना लें, इसे कहेंगे समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय शामिल हैं आज के समय में। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे वन है, तो वन समवर्ती सूची में आते हैं। वन जो है केंद्र के अधीन भी है, राज्य के अधीन भी है, ठीक है। या जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा केंद्र के अधीन भी आती है, राज्य के अधीन भी आती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे यूपी में प्राइमरी स्कूल खुले होते हैं, वो राज्य के अधीन है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ खुले होते हैं क्या? हमारे यहाँ खुले होते हैं केंद्रीय विद्यालय, वो केंद्र के अधीन है। नवोदय विद्यालय केंद्र के अधीन है। तो दोनों ही कानून बनाते हैं। आगे देखेंगे 8वीं अनुसूची। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो आपको इसमें मिलेंगी 8वीं अनुसूची में। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं, बट आज के समय में इसमें 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी, ठीक है। ये सारी की सारी भाषाएं हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनमें अलग अलग भाषाओं को अलग अलग समय पे जोड़ा गया है, उनको भी देख लो। जैसे क्या लिखा है? लिखा है सिंधी भाषा को वर्ष 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी सिंधी भाषा पहले नहीं थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं नमक, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन 92 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके माध्यम से जोड़ा गया है। और 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, और अब जो पहले उड़ीसा होता था अब क्या है? वो ओडिशा है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 9वीं अनुसूची देखेंगे। 9th शेड्यूल क्या है? भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। इस सूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों को इससे बचाने के लिए जोड़ा गया था। यानी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है। क्या है इसमें? तो भूमि सुधार से जुड़े हुए कानून है, ठीक है। इसे बोलते हैं 9th शेड्यूल, ठीक है। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस सूची में अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। बेसिकली है क्या, मैं आपको बताता हूँ। 1973 में जब इंदिरा गांधी सरकार थी तो उन्होंने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के कामों में बहुत दखल देता है। अगर कोई भी कानून सरकार ने बनाया तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। भाई ये तो बिल्कुल बात है, संविधान ने अधिकार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे कैंसिल भी कर सकता है, ये भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के इसी अधिकार को कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? 9वीं अनुसूची में एक ऐसी लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट में उन्होंने ये नियम बनाया कि एक बार जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो उस कानून की अब न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाओगे आप। यानी एक बार 9th शेड्यूल में अगर कोई भी चीज़ डाल दी तो फिर उसकी कानूनी व्याख्या नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान लिया और प्रॉपर नियम दे दिया भैया कि
अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून इस अनुसूची में डाले जाएंगे, जितने भी विषय इस अनुसूची में डाले जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। 10 शेड्यूल देखते हैं। 10 शेड्यूल है दल बदल, ये तो सबको पता होगा। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इस अनुसूची को 52 में संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसे दल बदल परिवर्तन विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो दल बदल को लेकर के जो बेसिकली कानून है वो है 10वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है और टोटल इसमें 29 विषय हैं, याद रखना। पेपर में पूछा जाता है पंचायत कुल कितने विषयों पर कानून बनाती है? टोटल 29 विषयों पर कानून बना सकती है। और इसे कब जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। ठीक है। और अंतिम है 12वीं अनुसूची, इसको भी देख लो। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये बाद में नहीं थी। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो है नगर पालिकाओं की शक्ति का जो है व्याख्या की गई है कि नगर पालिका किन किन क्षेत्रों में काम करेगी। और टोटल इसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो इसमें शामिल हैं, आपको ध्यान रखना है इनको। टोटल 18 विषय ऐसे हैं जिस पर नगर पालिका काम करती है। ठीक है। पंचायत टोटल 29 विषयों पर काम करती है, नगर पालिका 18 विषयों पर कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो और उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो आपको काफ़ी हेल्प कर रही होगी। ठीक है। बढ़िया तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अभी काफ़ी समय हमारे पास बीओ के लिए, तो हम बड़ी आसानी से पूरा का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे और बड़ी आसानी से इस टॉपिक को पूरा करके पेपर में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, कमेंट किया करिए। आप कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा इससे उत्साह बना रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।